हिंदू के संपादकीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मामले पर नजर डालने वाले हैं जो भारत के वन्य जीव प्रबंधन पर, आप कह सकते हैं, कुछ काफी गंभीर सवाल खड़े करता है। तो आज हम एक बहुत ही उलझे हुए मामले को समझने वाले हैं। देखिए, एक तरफ है भारत की अपनी जांच जो एक नतीजे पर पहुंचती है, और दूसरी तरफ है दुनिया की एक बड़ी संस्था जो कुछ और ही कहती है। और इन दोनों के बीच फंसा है भारत का वन्यजीव प्रबंधन का पूरा सिस्टम। तो चलिए, इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है गुजरात के जामनगर से। यहाँ पर है वन तारा प्रोजेक्ट, और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसे भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट जू माना जाता है। अब जब इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठने लगे तो मामला पहुंचा सीधा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई ताकि इस प्रोजेक्ट की हर गतिविधि की, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से जांच की जा सके। और जब एसआईटी की रिपोर्ट आई तो उसके जो नतीजे थे वो काफी हैरान करने वाले थे। रिपोर्ट ने वनतारा को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी, मतलब हर आरोप से बरी कर दिया। साफ साफ कहा गया कि जानवरों को लाने ले जाने से लेकर उनकी देखभाल तक सब कुछ नियमों के हिसाब से ही हुआ था। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है। एसआईटी की जो पूरी रिपोर्ट थी उसे कभी पब्लिक नहीं किया गया। कोर्ट ने सिर्फ उसके नतीजों का एक सारांश, एक समरी जारी की। अब इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर कहानी में यही बात एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है। तो एक तरफ भारत में तो ऐसा लग रहा था कि मामला सुलझ गया है, सब ठीक है। लेकिन ठीक तभी कहानी ने एक इंटरनेशनल टर्न ले लिया, और इस मोड़ ने, सच कहूं तो, पूरे के पूरे नजरिए को ही पलट कर रख दिया। और अब इस कहानी में एंट्री होती है साइट्स की। साइट्स यानी वन्यजीवों के इंटरनेशनल ट्रेड पर नजर रखने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था। उनकी एक टीम भारत आई और उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी? उनका यह दौरा सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी रिपोर्ट आने के ठीक बाद हुआ। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर देश की सबसे बड़ी अदालत की बनाई हुई टीम को कुछ भी गलत नहीं मिला, तो फिर एक इंटरनेशनल संस्था को ऐसा क्या मिल सकता था? क्या नया खुलासा हो सकता था? और देखिए, यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। एक तरफ भारत की एसआईटी कह रही है कि सब ठीक है, दूसरी तरफ साइटीज सिर्फ चिंता नहीं जता रही, वो तो भारत को नए परमिट जारी करने से रोकने तक की सिफारिश कर रही है। सोचिए, एक ही मामला और दो बिल्कुल अलग नतीजे। तो सवाल उठता है कि आखिर दो जांचों में इतना बड़ा फर्क आया कैसे? और इसका जवाब छिपा है परमिट्स और कागजों के एक बड़े जंजाल में। तो इस पहेली को सुलझाने से पहले ये समझना जरूरी है कि साइट्स आखिर है क्या। देखिए, साइट्स असल में दुनिया भर की सरकारों के बीच एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसका सीधा सा मकसद ये है कि जानवरों और पौधों का जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो उनके अस्तित्व के लिए खतरा ना बन जाए, मतलब जानवरों की तस्करी को रोकना। तो साइट्स की कमेटी ने क्या पाया? उन्होंने देखा कि जानवरों के ट्रांसफर से जुड़े जो परमिट कोड थे उनमें कुछ गड़बड़ थी, कुछ मेल नहीं खा रहा था। अब ये कोड बहुत ज़रूरी होते हैं, ये एक तरह से इंटरनेशनल एनिमल ट्रांसफ़र की ऑफिशियल भाषाएं हैं, और अगर इनमें कोई भी गड़बड़ी है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। अब ये विवाद था क्या, इसे समझते हैं। हुआ ये कि चेक रिपब्लिक जैसे देश ने अपने रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा कि उन्होंने जानवरों को, वनतारा को बेचा है, मतलब सोल्ड किया है। लेकिन वनतारा का कहना था कि नहीं, ये कोई बिक्री नहीं थी, ये तो बस ट्रांसपोर्टेशन जैसे सहारक खर्चे थे। अब ये सुनने में छोटा सा अंतर लग सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर ये बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि भारत का कानून कहता है कि जू कमर्शियल तरीके से जानवर खरीद नहीं सकते। तो अब ये मामला सिर्फ एक जू या कुछ परमिट की गड़बड़ी का नहीं रह जाता। ये मामला सीधा सीधा भारत के पूरे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम पर, दुनिया के भरोसे से जुड़ जाता है। और द हिंदू का संपादकीय भी इसी बात पर जोर देता है। वो कहते हैं कि जब आप पर्यावरण और वन्यजीव जैसे इतने संवेदनशील मुद्दों को डील कर रहे हों, तो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता में जरा सी भी कमी इंटरनेशनल लेवल पर हमारे भरोसे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर दांव पर क्या लगा है? सिर्फ हमारे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम की साख नहीं, बल्कि इंटरनेशनल स्टेज पर भारत की पूरी प्रतिष्ठा। और हाँ, इस तरह के मामले दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्तों पर भी असर डाल सकते हैं।
और यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए, साइट्स की जो चिंता थी वो वंतारा में जानवरों की देखभाल को लेकर उतनी नहीं थी। उनकी असली चिंता भारत के अधिकारियों के काम करने के तरीके, यानी परमिट देने की पूरी प्रक्रिया को लेकर थी। उन्होंने असल में सिस्टम पर सवाल उठाया, ना कि जू के अंदर की व्यवस्था पर। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में, जहां पूरी दुनिया मिलकर वन्य जीवों को बचाने की कोशिश कर रही है, क्या सिर्फ एक देश का ऑल क्लियर दे देना काफी है, या फिर दुनिया का भरोसा जीतने के लिए पूरी तरह से पारदर्शी होना ही एकमात्र रास्ता है? क्रिया पर लगे एक बहुत ही गंभीर आरोप की पड़ताल करने वाले हैं। ये एक ऐसा विवाद है जिसने हमारे देश के लोकतंत्र की नींव पर ही कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज का जो हमारा दूसरा संपादकीय विषय है वो है भारत की चुनावी प्रक्रिया की अखंडता, और उस पर जो एक विश्वास का संकट मंडरा रहा है वो 25 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उस बड़े आरोप का आधार है जिसने हाल ही में राजनीतिक गलियारों में, आप कह सकते हैं, एक तूफान सा खड़ा कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना। एक ही राज्य के चुनाव में 25 लाख फर्जी या डुप्लीकेट वोटर्स होने का आरोप। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या, और इसमें कितनी सच्चाई है? आइए इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। तो चलिए हमारे विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं और इस चौंकाने वाले आरोप की तह तक जाते हैं। हम उन दावों को देखेंगे जो 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में सामने आए हैं। तो हुआ ये कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कुछ बहुत ही संगीन दावे किए। उनके विश्लेषण के मुताबिक हरियाणा में 5.12 लाख डुप्लीकेट मतदाता थे, 93,000 से ज्यादा अमान्य मतदाता थे, और करीब 1,24,000 वोटर्स की तस्वीरें या तो धुंधली थीं या फिर नकली। और तो और बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाने और जोड़ने का भी आरोप लगाया गया, जिसका फायदा कथित तौर पर सत्तारूढ़ दल को मिला। और जानते हैं इस आरोप को और भी सनसनीखेज क्या बनाता है? ये दावा कि एक ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर जो इंटरनेट पर आपको आसानी से मिल जाएगी, उसका इस्तेमाल हरियाणा के अलग अलग बूथों पर 22 बार एक वोटर के तौर पर किया गया। अब ये एक छोटा सा उदाहरण है, पर यह पूरे मामले की गंभीरता को दिखाता है। अब जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े आरोप लगते हैं तो सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर टिक जाती हैं। तो सवाल यही है कि भाई चुनाव आयोग ने इन दावों पर क्या प्रतिक्रिया दी। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, चुनाव आयोग का औपचारिक जवाब। चलिए देखते हैं कि आयोग ने अपना बचाव आखिर किया कैसे। देखिए, चुनाव आयोग का जो जवाब आया ना, वो बड़ा टेक्निकल था। उन्होंने कहा कि भाई शिकायतें आपको टाइम पर करनी चाहिए थीं, और अगर कोई दिक्कत है भी तो उसके लिए एक कानूनी रास्ता है, जिसे चुनाव याचिका कहते हैं, वो अपनाना चाहिए था। मतलब सीधे सीधे कहें तो ये एक कानूनी दावपेंच वाला जवाब था। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, भले ही चुनाव आयोग के तर्क कानून के हिसाब से सही हों, पर वो उस गहरे अविश्वास को दूर नहीं कर पाते जो जनता के मन में घर कर रहा है। कानूनी बातें जनता का भरोसा वापस नहीं जीत सकती है ना। और बस यहीं से हम एक और भी बड़े और जरूरी मुद्दे पर आ जाते हैं। ये जो विश्वास का संकट गहरा रहा है, अभी सिर्फ एक चुनाव या कुछ आरोपों की बात नहीं रही, ये तो एक पूरी संवैधानिक संस्था की साख का सवाल बन गया है। असल में होता क्या है कि जब चुनाव आयोग ऐसे आरोपों पर सीधा जवाब देने की बजाय एक तरह से डिफेंसिव हो जाता है या चीजों में पारदर्शिता नहीं रखता, तो लोगों की नज़र में ये आरोप और भी पक्के लगने लगते हैं। जब संस्थाएं पर्दा डालने की कोशिश करती हैं तो शक और भी गहरा हो जाता है। और ये पूरा का पूरा विवाद हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आता है कि एक चुनावी प्रक्रिया में सीक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी, मतलब गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच वो सही बैलेंस आखिर क्या होना चाहिए। एक लोकतंत्र में क्या चीज़ गुप्त रहनी चाहिए और क्या सबके सामने खुला होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में सिर्फ एक ही चीज़ है जो गुप्त रहनी चाहिए, वो ये कि आपने वोट किसको दिया। ये आपका निजी अधिकार है। लेकिन इसके अलावा बाकी सब कुछ, कि वोटर लिस्ट में कौन है, कौन वोट डालने आया, ये सब तो खुलम खुला पब्लिक रिकॉर्ड होना चाहिए। तभी तो किसी भी तरह की धांधली को पकड़ा जा सकता है। तो ठीक है, समस्या है विश्वास की कमी। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए अब उन समाधानों पर एक नज़र डालते हैं जो इस टूटे हुए भरोसे को शायद वापस जोड़ सकते हैं। तो यहां पर ना 3 बड़े ठोस कदम सुझाए गए हैं। पहला, हर पोलिंग बूथ की वीडियो रिकॉर्डिंग को पब्लिक कर दो, ताकि ये साफ हो कि किसी ने एक से ज्यादा बार वोट तो नहीं डाला। दूसरा, वोटर लिस्ट हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो। और तीसरा, जैसा मैंने कहा, सिर्फ ये सीक्रेट रहे कि किसने किसे वोट दिया, बाकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी पब्लिक होनी चाहिए।
और आखिर में सबसे जरूरी बात, चुनावी प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में जो भी डर या शक है, उसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका जानकारी को दबाना नहीं है, बल्कि उसे और ज्यादा सबके सामने लाना है। जब सब कुछ खुला और सार्वजनिक होगा, तो धांधली की गुंजाइश अपने आप ही कम हो जाएगी। तो आज हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र में एक वोटर की प्राइवेसी और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के बीच वो परफेक्ट बैलेंस आखिर कहां और कैसे मिल सकता है। इस पर सोचना आज के समय में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा अगला और तीसरा संपादकीय विषय है एयर इंडिया फ्लाइट 171 की दुर्घटना और उसके बाद की परेशान करने वाली चुप्पी। तो चलिए एक ऐसे रहस्य की पड़ताल करते हैं जो आसमान में शुरू हुआ पर जिसकी परतें आज भी जमीन पर खुल रही हैं, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच सामने क्यों नहीं आ रहा। कहानी की शुरुआत होती है 12 जून 2025 से। अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद एक एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश हो गया। एक ऐसा हादसा जिसमें विमान में और जमीन पर मिलाकर कुल 260 जानें चली गई। आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि इस दुर्घटना से जुड़े तथ्य क्या हैं, कौन सी थियरीज हवा में है, और सबसे जरूरी, आधिकारिक रिपोर्ट में देरी का मतलब क्या है हमारे भरोसे और हमारी सुरक्षा के लिए। देखिए, शुरुआत में सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि ऐसे हादसों के बाद होता है। जांच शुरू हुई और अगले ही दिन फ्लाइट रिकॉर्डर्स, जिन्हें हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो भी मिल गए। लेकिन फिर क्रैश के ठीक 3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही अजीब था, जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। जो मुख्य जांचकर्ता थे, उन्हें 24 घंटे एक्स कैटेगरी की कमांडो सुरक्षा दे दी गई। सोचिए जरा, एक एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर को कमांडो प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ेगी? खतरे की आशंका के आधार पर उठाया गया ये कदम अपने आप में कई सवाल खड़े कर गया, और यहीं से ये पूरा मामला और भी ज्यादा गहराता चला गया। और देखिए, होता यह है कि जब आधिकारिक तौर पर जानकारी मिलनी बंद हो जाए तो एक खालीपन पैदा हो जाता है, और उस खालीपन को भरने के लिए अटकलें और अफवाहें तेजी से फैलने लगती हैं। मीडिया में, यूट्यूब पर, हर जगह लोग अपनी अपनी थियोरीज देने लगे। किसी ने कहा कि ये सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी है, तो कोई बोला कि प्लेन में कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से क्या मिला? बस एक वादा कि रिपोर्ट पारदर्शी होगी, और उसके बाद महीनों लंबी खामोशी। और जब महीनों बाद एक शुरुआती रिपोर्ट आई भी, तो उसने रहस्य को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से सिर्फ एक लाइन बाहर आई, पायलटों के बीच की बातचीत। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा नहीं किया। इस एक लाइन ने तो मानो आग में घी मालने का काम कर दिया। तो ठीक है, अब इस मामले की तह तक चलते हैं। जो कुछ भी हुआ, उसका राज फ्लाइट के आखिरी 1 मिनट और 40 सेकंड में, यानी कि 100 सेकंड के डेटा में छिपा है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉकपिट में किसकी क्या भूमिका थी। उस टेक ऑफ के दौरान विमान का कंट्रोल को पायलट के हाथ में था। वो पायलट फ्लाइंग थे, और जो कैप्टन थे वो पायलट मॉनिटरिंग की भूमिका में थे, यानी वो हर चीज पर नजर रख रहे थे। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। देखिए, एक सामान्य टेक ऑफ बिल्कुल एक सधे हुए डांस की तरह होता है। हर कदम, हर शब्द पहले से तय होता है। कैप्टन इंजन को पावर देता है। 155 नॉट की स्पीड पर को पायलट रोटेट बोलकर प्लेन को ऊपर उठाता है, और जैसे ही प्लेन हवा में होता है, कैप्टन पॉजिटिव रेट बोलकर कंफर्म करता है। ये सारी बातचीत कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड होनी ही चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो होना चाहिए था और जो शुरुआती डेटा के मुताबिक हुआ, उसमें कितना बड़ा फर्क था। ये डेटा एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर पेश करता है। डेटा एक दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने लाता है। विमान के जमीन छोड़ने के महज कुछ ही सेकंड के अंदर उसके दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई बंद हो गई, यानी कि विमान ने हवा में जाते ही अपनी पूरी ताकत खो दी। ये सवाल हमें सीधे उन थियरीज पर ले जाता है जो ऑनलाइन फैल रही थीं। क्या कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच या कोई इलेक्ट्रिकल खराबी ऐसा कर सकती है? लेकिन जब हम विमान के मैकेनिक्स को समझते हैं तो जवाब और भी पेचीदा हो जाता है।
और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है, बोइंग 787 के इंजन को बंद करने वाले ये फ्यूल कंट्रोल स्विच किसी ग्लिच से नहीं चल सकते। इन्हें बंद करने के लिए एक जानबूझकर की गई शारीरिक क्रिया की ज़रूरत होती है। पहले स्प्रिंग वाले स्विच को ऊपर उठाओ, फिर उसे एक सेफ्टी गेट के ऊपर से पीछे खींचो और फिर उसे कट ऑफ पोजीशन में डालो। ये कोई एक बटन दबाने जैसा आसान काम नहीं है। और यहीं पर एविएशन का एक सबसे बुनियादी एक कार्डिनल रूल सामने आता है। जब भी कोई बड़ी इमरजेंसी होती है, जैसे कि दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना, तो कैप्टन को फौरन विमान का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होता है। ये नियम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कंट्रोल ट्रांसफर भी एक तय प्रक्रिया से होता है। कैप्टन जोर से कहता है माय कंट्रोल्स और को पायलट जवाब देता है योर कंट्रोल्स। ये बातचीत कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर होनी चाहिए थी, जिससे पता चलता कि प्रोसीजर फॉलो हुआ या नहीं। लेकिन रिपोर्ट इस सबसे अहम सवाल पर एकदम खामोश है। और ये कंट्रोल लेना देना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जैसे ही दोनों इंजन बंद होते हैं, को पायलट के सामने की सारी स्क्रीन काली पड़ जाती है। वो एक तरह से अंधा हो जाता है। सिर्फ कैप्टन की स्क्रीन होती है जो बैकअप पावर पर चलती रहती है। विमान को उड़ाने के लिए ज़रूरी जानकारी सिर्फ और सिर्फ कैप्टन के पास बचती है। इस पूरे मामले में जो चुप्पी साधी गई और रिपोर्ट को जिस तरह से टाला गया, उसकी कीमत इस एक हादसे से कहीं ज्यादा बड़ी और दूरगामी है। जब सरकार सच को सामने लाने में नाकाम रहती है, तो इससे न सिर्फ दुनिया भर में भारतीय एविएशन की साख को धक्का लगता है, बल्कि ये उन हजारों पायलटों के मन में एक बेवजह का तनाव भी पैदा करता है जो रोज अपनी ड्यूटी करते हैं। ये चुप्पी सरकारी संस्थानों पर जनता के भरोसे को कम करती है और खतरनाक गलत सूचना को फैलने का मौका देती है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि सच दुनिया से छिपा नहीं है। अमेरिका की NTSB, यूके की AAIB और विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, इन सबके पास वो डेटा है और वो सच जानते हैं। सच से अनजान सिर्फ भारत की जनता और यहाँ के पायलट्स को रखा गया है। ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। किसी भी दुर्घटना जांच का असली मकसद क्या होना चाहिए? सच को उजागर करना या फिर एक असुविधाजनक सच पर पर्दा डालना? क्योंकि जब जांच पारदर्शी नहीं होती, तो असली नुकसान क्या हमारी सुरक्षा का ही नहीं होता? चलिए अब आते हैं हमारे आज के चौथे और आखिरी संपादकीय विषय पर। हम एक बहुत ही दिलचस्प गवर्नेंस मॉडल को देखने वाले हैं। एक ऐसा मॉडल जो खेल का इस्तेमाल सिर्फ मेडल जीतने के लिए नहीं, बल्कि समाज को एक नया आकार देने के लिए कर रहा है। आइए इसे लोकनीति यानी पब्लिक पॉलिसी के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी पॉलिसी के असर को अगर सच में समझना हो ना, तो एक कहानी से शुरुआत करनी चाहिए। मदुरै के एक युवा पैराथलीट है मनोज। सोचिए, उनमें टैलेंट तो बहुत था, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म के बिना वो कहीं खोसा रहा था। और अब आज देखिए, सही सपोर्ट मिलने पर वो ना सिर्फ इंटरनेशनल मेडल्स जीत रहे हैं, बल्कि उनके पास एक पक्की सरकारी नौकरी भी है। उनकी ये जो कहानी है, ये सीधे सीधे उस पॉलिसी का नतीजा है जिसका हम आज विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो मनोज की कहानी को इत्तेफाक नहीं है, ये एक खास गवर्नेंस फिलॉसफी का सीधा नतीजा है, जिसे कहते हैं खेल के लिए द्रविडियन मॉडल। ये मॉडल खेल को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह नहीं देखता, बल्कि इसे सोशल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही पावरफुल टूल मानता है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि मौके और संसाधन समाज के हर कोने तक पहुंचे, हर किसी तक। तो सवाल ये है कि ये मॉडल असल में काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हम इसे 5 जरूरी हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी कोर फिलॉसफी यानी इसके पीछे के एल्गोरिदम को जानेंगे। फिर ये देखेंगे कि इसकी नींव कैसे रखी जा रही है, नतीजों को आंकड़ों में तौलेंगे, मेडल से आगे बढ़कर इसके सामाजिक असर का विश्लेषण करेंगे और आखिर में भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं, इस पर भी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1, द्रविडियन खेल एल्गोरिथम। देखिए, किसी भी सफल पॉलिसी के दिल में एक बहुत ही साफ फिलॉसफी होती है। इस मॉडल को समझने के लिए हमें पहले उस मूल विचार को समझना होगा जो इसे चलाता है। इसकी जो फिलॉसफी है ना, वो बहुत सरल लेकिन उतनी ही पावरफुल है। एल्लोरुकुम इल्लाम, यानी सबके लिए सब कुछ। अब ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये काम करने का पूरा एक रोड मैप है। खेल की दुनिया में इसका मतलब है कि उन सारी रुकावटों को एक एक करके हटाना जो किसी टैलेंट को आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये पक्का करना कि एक दूर दराज के गांव के बच्चे को भी वैसी ही वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलें जैसी किसी बड़े शहर के बच्चे को मिलती हैं। और यही फिलॉसफी एक बहुत ही क्लियर 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी में बदल जाती है।
पहला कदम, टैलेंट को जल्दी से जल्दी पहचानो। दूसरा कदम, सिर्फ शहरों में नहीं, पूरे राज्य में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बनाओ। तीसरा कदम, उस टैलेंट को निखारने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दो। और चौथा और आखिरी कदम, जब कोई सफल हो तो उसे तुरंत इनाम दो ताकि मोमेंटम बना रहे। ठीक है, तो फिलॉसफी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसे जमीन पर उतारा कैसे जाए? अब आते हैं सेक्शन 2 पर, नींव का निर्माण। चलिए देखते हैं कि ये मॉडल कागज से हकीकत में कैसे बदल रहा है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और एथलीट सपोर्ट के मामले में। सरकार ने यहां एक जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव शुरू की है। हम बात कर रहे हैं 2021 के बाद से बने 28 नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। लेकिन बात सिर्फ बड़ी बिल्डिंग्स की नहीं है। कलेगनार स्पोर्ट्स किट योजना के जरिए हर पंचायत तक सीधे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहुंच रहे हैं। और खास बात यह है कि पैरा स्पोर्ट्स के लिए पूरी तरह से एक्सेसिबल अरीना बनाए जा रहे हैं। मतलब मौके जमीनी स्तर से तैयार किए जा रहे हैं। और इस पूरी स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात पता है क्या है? वो है डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस। ये उस पुरानी सोच को तोड़ रहा है जहां सारी अच्छी फैसिलिटीज सिर्फ बड़े शहरों में होती थीं। आंकड़े खुद बताते हैं, 60% नए स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स टियर 2 और टियर 3 शहरों में बन रहे हैं। ये मौकों को सच में ग्रास रूट लेवल तक ले जाना है। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक पहलू है। दूसरा और शायद उतना ही जरूरी है एथलीट्स को मिलने वाला डायरेक्ट सपोर्ट। एलीट स्कीम को ही देख लीजिए। जहां पहले सिर्फ 12 एथलीट्स को सपोर्ट मिलता था, अब 50 एथलीट्स को मिल रहा है और हर एक को सालाना 30 लाख रुपए। इसी तरह मिशन इंटरनेशनल मेडल स्कीम 48 से बढ़कर 125 एथलीट्स तक पहुंच गई है। ये एक एक टैलेंट पर किया गया बहुत सीरियस इन्वेस्टमेंट है। तो फिलॉसफी देख ली, इन्वेस्टमेंट देख लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है? क्या ये काम कर रहा है? चलिए सेक्शन 3 में आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव नतीजों में कैसे दिख रहे हैं। सबसे पहले तो पैसा देखिए। किसी भी पॉलिसी का इरादा उसके बजट में दिखता है। पिछले 5 सालों में स्पोर्ट्स बजट में 143% की, जी हां, 143% की भारी बढ़ोतरी हुई है। ये रकम 800 करोड़ से बढ़कर लगभग 2000 करोड़ रुपए हो गई है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। और ये पैसा बर्बाद नहीं जा रहा है। इसका सीधा असर पोडियम पर दिख रहा है। नेशनल गेम्स में मेडल्स की गिनती 77 से बढ़कर 92 हो गई है। और खेलो पैरा गेम्स में तो उछाल और भी जबरदस्त है, 42 से सीधे 74 मेडल्स। ये साफ दिखाता है कि सही इन्वेस्टमेंट से नतीजे मिलते हैं। सिर्फ मेडल ही नहीं, एथलीट्स को मिलने वाले कैश अवार्ड्स में भी जबरदस्त उछाल आया है, जिससे उन्हें और भी मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। सोचिए, 2021 से अब तक 152 करोड़ रुपए के कैश इंसेंटिव दिए जा चुके हैं। ये पिछले पूरे दशक में दिए गए 38 करोड़ से 4 गुना ज्यादा है। लेकिन कहानी सिर्फ एलीट एथलीट्स की नहीं है। ये जो उत्साह है ना, ये जमीनी स्तर तक पहुंच रहा है। बस मुख्यमंत्री ट्रॉफी गेम्स के रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों को देखिए। 2023 में ये 5 लाख से भी कम थे और सिर्फ 2 साल बाद ये 16 लाख को पार कर गए। ये इस बात का सबूत है कि खेल अब ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। ठीक है, मेडल्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन इस मॉडल का असली मकसद इससे कई ज्यादा बड़ा है। अब चलिए उन सामाजिक प्रभावों और मौकों को देखते हैं जो गेम खत्म होने के बाद भी बने रहते हैं। तो अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, पोडियम से परे। यहां एक बहुत ही जरूरी पॉलिसी को फिर से जिंदा किया गया है, जो एथलीट्स को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देती है। सरकारी नौकरियों में 3% का स्पोर्ट्स कोटा, जो एथलीट्स के लिए एक लाइफलाइन है, उसे फिर से लागू किया गया है। फर्क देखिए, जहां पिछली सरकार के दौरान सिर्फ 3 एथलीट्स को नौकरियां मिली, वहीं अब 109 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। और जब आप मौके बनाते हैं तो दुनिया आपकी तरफ देखती है। तमिलनाडु आज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए एक हब बन गया है। 44वें चेस ओलंपियाड की दिमागी कसरत से लेकर भारत की पहली फॉर्मूला 4 नाइट रेस के रोमांच तक, ये राज्य वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैप पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। तो ये सब तो हो रहा है, लेकिन आगे क्या? ये मॉडल सिर्फ आज की कामयाबी पर रुकने वाला नहीं है। इसकी नज़र भविष्य पर है और इसके लिए एक साफ योजना तैयार है। चलिए देखते हैं सेक्शन 5, भविष्य का खाका। अब जो अगला फेज है वो एक कंप्लीट सस्टेनेबल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने पर है। प्लान्स बहुत बड़े हैं। चेन्नई में एक वर्ल्ड क्लास ग्लोबल स्पोर्ट्स सिटी बनाना, स्पोर्ट्स साइंस और रिसर्च में और ज़्यादा निवेश करना और कोचों को बायोमैकेनिक्स से लेकर साइकोलॉजी तक की एडवांस ट्रेनिंग देना। मकसद ये है कि ये सफलता एक बार की कहानी न बनकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सिस्टम बन जाए। और ये सब कुछ हमें वापस उसी एक सेंट्रल आइडिया पर ले आता है।
ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस पूरे मॉडल का सार है कि खेल सिर्फ खेल नहीं है, ये समाज को बेहतर बनाने का एक जरिया है। तो ये हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। तमिलनाडु का ये मॉडल दिखाता है कि खेल में मेडल से कहीं ज़्यादा दम है, लेकिन क्या ये सच में लंबे समय तक एक पॉजिटिव सोशल इंजीनियरिंग का भरोसेमंद जरिया बन सकता है? इस एक्सपेरिमेंट की कामयाबी लगातार कोशिश और इन्वेस्टमेंट पर ही निर्भर करेगी। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।